ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का क्या कोई हल निकल पाया है। पेरिस में कई सारे नेता जुटे हैं, बातचीत हुई है। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो बहुत चौंकाता है और इस बात पर संदेह भी पैदा करता है कि क्या अमेरिका आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कोई भूमिका निभाता नजर आएगा या खुद को अलग करने वाला है। इसी को लेकर अंकुर जी से बातचीत करते हैं। अंकुर जी, क्या खबर आ रही है? देखिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने एक तरह से फ्रस्ट्रेशन वाला एक बयान दिया है। और जो बयान है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, यानी कि कोई हल नहीं निकालेंगे, देन वी आर गोइंग टू बैक आउट फ्रॉम दिस नेगोशिएशन, यानी कि हम इस बातचीत से अमेरिका बाहर आ जाएगा और उसके बाद आपको जो कुछ करना है, लड़ना है, एक दूसरे को तबाह करना है, आप करते रहिए, फिर उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होगी। ये मार्को रूबियो का बयान है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि दो तीन चीज़ों पे स्टैंड ऑफ है। बेसिकली रशिया ने जो 4 इलाके कब्जाए हैं, यूक्रेन चाहता है कि वो उसे वापस मिले। रशिया कहता है ये अब इलाका मेरे हिस्से हैं और भूल जाओ। तो एक मुद्दा पेच यहाँ पे है। दूसरा, रशिया चाहता है कि यूक्रेन का पूरी तरीके से उसका डीमिलिटराइजेशन हो, यानी कि उसका जो भी हथियार हैं अमेरिकन या यूरोपियन, वो सब वापस उसके पास ना हो और बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेट बना दिया जाए जिसके पास कोई हथियार ना हो। उस पर यूक्रेन का कहना ये है कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। अगर हमारे पास सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो दूसरा मुद्दा ये है। अब तीसरा मुद्दा ये है कि रीबिल्डिंग जो प्रोसेस है यूक्रेन का, उसमें यूक्रेन ने कहा है कि हमें रीबिल्डिंग के लिए मदद की ज़रूरत चाहिए, पैसे चाहिए। और ये पैसे रूस भी दे, अमेरिका भी दे, सारी दुनिया दे। अमेरिका का कहना ये है कि आपको और पैसे नहीं मिलेंगे, रीबिल्डिंग के लिए आपको हमारे साथ मिनरल का जो एग्रीमेंट है उसका शेयर साइन करना पड़ेगा। तो मुख्यतः 3-4 बातें हैं जिन पे अभी स्टैंड ऑफ कायम है। लेकिन एक चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत जल्दी इसको मसले को हल करवा दूंगा। 100 दिन का उन्होंने टारगेट भी रख लिया था कि 100 दिन में बहुत सारे मसले हल करवाना है, चाहे वो इज़राइल हो, हमास हो, ईरान हो, और भी मसले हों। और इसमें ये भी टारगेट था। 100 दिन करीब आने वाले हैं और अब जब 100 दिन करीब होने वाले हैं तब ये अमेरिका की तरफ से बैक ऑफ होना या पीछे कदम खींचने वाली बात ये हजम नहीं हो रही है। ये क्या अमेरिका ने मान लिया है कि हम इसको नहीं हल कर पाएंगे? देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स मैटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि रशिया अमेरिका चाहता है कि रशिया उनके प्रेशर में आ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखें कि रशिया एक अलग ही गेम खेल रहा है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है ईरान को लेके और हमास को लेके और जो बाकी टर्की इजराइल से लड़ने को तैयार बैठा है, इसमें पुतिन जो है अपना वेट दिखा रहे हैं, वज़न दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये मिडिल ईस्ट का मामला नहीं सुलझेगा तब तक रशिया यूक्रेन वॉर भी नहीं सुलझेगी। नहीं, लेकिन ये कहना कि अगर ये ऐसे बातचीत नहीं होती है, कुल मिलाकर यही कह रहे हैं वो क्या कहेंगे? मतलब उनके वही फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ऐसे तो बातचीत नहीं हो पाएगी और अगर आपको ऐसा लगता है तो हम तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, तो दोनों पक्ष, खास तौर पर रूस तो ये कह सकता है कि हमने आपको ऑफर कब किया था, क्या वो बात करो। नहीं, बेसिकली नहीं, रशिया ने डायरेक्ट ऑफर तो नहीं किया था, लेकिन रशिया ने ये भी कहा था कि अगर पीस की बात होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, हम राजी हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो। लेकिन अब बेसिकली कहानी ये है कि अमेरिका ने जो जाल बुना था वो जाल में खुद ही फंस गया है वो। उन्होंने पहले यूक्रेन को खड़ा किया, अब वो वापस आ रहे हैं। इस बीच में जो मिडिल ईस्ट वाला मसला है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो वहाँ अमेरिका वहाँ भी फंसा है, इधर यूक्रेन में फंसा है, और तीसरी तरफ टैरिफ वॉर में चाइना से फंसा है, क्योंकि चाइना भी पंगे ले रहा है। चाइना ने बेसिकली जो टैरिफ लगाए थे वापस, तो उससे यूएस से जो सामान आना था वो भी आने काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं और काफ़ी जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल भी हुए हैं। तो
चीन से अमेरिका को अलग लड़ना पड़ रहा है, इधर ईरान तैयार नहीं बैठा, तो ये चीज़ें सारी इतनी आपस में उलझ चुकी हैं कि अब ट्रम्प को भी समझ में नहीं आ रहा कि रशिया को कैसे हैंडल करें, क्योंकि रशिया एक साइड अमेरिका की बात नहीं मानता, तो दूसरी साइड वो ईरान को भी एक तरह से सपोर्ट कर रहा है कि आप न्यूक्लियर डील करो लेकिन अपनी शर्तों पे करो। अपनी शर्तों पे करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं साइन करके आ जाएं और वो, क्योंकि ये मतलब से सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इस बैठक में जिसकी पेरिस की हम बात कर रहे हैं, यूके की तरफ से भी प्रतिनिधि मौजूद थे, फ्रांस के तो खुद राष्ट्रपति इसको होस्ट कर रहे थे, जर्मनी की तरफ से भी, यानी कि यूरोप की तरफ से भी। यूरोप की फिर कहाँ इसमें मौजूदगी या इसकी यूरोप की इसमें हिस्सेदारी या इस युद्ध को रुकवाने के लिए कोशिश कहाँ उसकी नज़र आती है? देखिए यूरोप, जहाँ तक यूरोप की बात है, यूरोप ऑलरेडी चाहता है कि पीस डील हो, लेकिन ये पूरा डिपेंड करेगा अमेरिका और रशिया के रुख पे। जो स्टैंड ऑफ है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन का पूरा डीमिलिटरीलाइजेशन हो, उसके पास कोई भी हथियार ना हो और वो यूरोप में मतलब उसके लिए भविष्य के लिए कोई खतरा ना हो। तीसरा मसला, वो जो इलाके हैं रशिया उन पर कब्जा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं कि जिस पे लगता है कि अगले 6 महीने भी अगर इन पे बातचीत होगी तो भी सीज़ फायर नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि एक तरफ बातचीत हो रही है तो दूसरी तरफ दोनों तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें अभी जो युद्ध की मौजूदा स्थिति है उसमें क्या रूस का अपर हैंड नज़र आ रहा है? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या 2024 के बाद रशिया को कुछ गेन कर पाया है इस युद्ध में, तो उसका जवाब है नहीं। 2024 के बाद रशिया अगर मतलब डेटा उठाए, मैंने ये सारा एनालाइज किया तो उसमें ये पता चला कि 2024 के ये जो ज़मीन कब्जाई है रूस ने, ये 2024 से पहले की है। 2024 के बाद यूक्रेन ने जो अमेरिका से सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट के बदले जो रशियन आर्मी थी और जो उनकी वेपनरी थी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये बात तो तय है कि 2024 तक यूक्रेन ने रूस को वहीं रोक दिया जहाँ पे वो पहले था। लेकिन जैसे सुमी में अटैक हुआ जिसमें 40 लोग मारे गए और बाकी एक दो दवाई कंपनी के गोदाम पे हुआ जो एक इंडियन कंपनी थी अनफॉर्चुनेटली, तो अब जो भविष्य में अटैक होने हैं वो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो यूक्रेन के लिए अकेले लड़ना रूस से 2025 में 2026 में वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मार्को रूबियो का जो बयान आया है कि अमेरिका एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है जो उन्होंने जाहिर की, कि उन्होंने ये कहा है कि भैया रूस को भी कहा है, मैसेज दिया है और यूक्रेन को भी दिया है कि भाई कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, कुछ बातें आप माने, कुछ बातें आप माने, तो ऐसे बात बनेगी। अगर आप दोनों अपने अपने मुद्दों पे अड़े रहे तो ये पीस डील होना नामुमकिन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ऋण को लेकर के। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुँचे थे तो और उसके बाद जब बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने कहा था कि हमने जो आपको मदद की है वो ऋण के तौर पर है, कर्ज के तौर पर है, आपको वो चुकाना पड़ेगा। अभी एक नया अपडेट ये आ रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो कर्ज नहीं है, आपको जो हम दे रहे हैं आप उसे ऐसा का ऐसा ही चुका दीजिए, उसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। पहले 4% ब्याज की बात हो रही थी कि ब्याज चुकाना पड़ेगा, और अमेरिका इसे कह रहा है कि ये ऋण नहीं है। लेकिन ये भारत में तो किसानों को जैसे दिया जाता है ब्याज मुक्त ऋण, ये वही है। देखिए इसमें एक अपडेट ये आया है कि जो रशिया और यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जो मिनरल्स को लेकर समझौता है वो लगभग उसका ड्राफ्ट रेडी है, और जो इंटेंट है यानी कि दोनों की जो इंटेंट है दोनों कंट्रीज़ की, वो उस पर सहमति बन गई है। ये एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो मिनरल्स वाला समझौता है उस पर मोटी मोटी सहमति बन गई है, केवल सिग्नेचर होने बाकी है। तो ये तो फैसला हुआ ये। तो जो जिसकी आपने बात की, जो 250 बिलियन की बात हो रही है कि हमने इतना पैसा दिया, तो वो पैसे मुझे लगता है कि वो सारा पैसा जो एडजस्टमेंट होगा वो मिनरल्स में होगा। अच्छा। तो इस पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की। जो तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जब आप दे रहे हैं, हाँ, उस बीच विटकॉफ या मार्को रूबियो की तरफ से जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि हम पीछे हट जाएंगे तो जब वो अमेरिका जाएंगे, ट्रंप से मिलेंगे, तो ट्रंप ये तो नहीं कह देंगे कि ये क्या बोल के आ गए। और वो तो एक अलग बात है, वो तो इस अनप्रिडिक्टेबल सवाल है। मेरे से आप इसका जवाब की बजाय आप ट्रंप से पूछें, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि आज क्या हुआ कि आज जब वो
मेलोनी ट्रंप के साथ वाइट हाउस में थी, तो वहाँ भी कुछ प्रेस ने कुछ ऐसे सवाल पूछे, तो उसका जवाब मेलोनी ने ट्रंप को बचाया। मतलब बेसिकली वो ट्रंप से पूछे गए थे कि आपने इनके बारे में ऐसा कुछ कहा था, तो फिर मेलोनी ने वो बात को घुमाया। तो ये तो असहज सवाल, असहज माहौल, ये तो मतलब ये तो ट्रंप का एक ट्रेडमार्क है, तो इसका जवाब नहीं दे सकता। ट्रंप की देन है। मार्को रूबियो उस दिन भी वो जब ऐसे बैठे थे तो ऐसे ऐसे देख रहे थे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है बगल में, जब दोनों लड़ रहे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप। तो होने को कुछ भी हो सकता है। एक तरफ मार्को रूबियो समझौता करके आए, पता चला कि ट्रंप उसको मना कर दे, खारिज कर दें कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो वो ये तो ट्रंप स्टाइल है। वो तो ट्रंप स्टाइल है, वो तो दुनिया को सहना पड़ेगा अगले 3.5 साल। ठीक है, चलिए तो चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं चर्चा पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।